बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे तमाम देखने वालों को। पाकिस्तानियों के लिए बाकायदा तौर पे आज से खौफनाक दिनों और भयानक रातों का जो है वो आगाज हो चुका हुआ है। बजट बाकायदा तौर पे आज से नाफिजुल अमल हो चुका है। अवाम का पारा भी काफी ज्यादा चढ़ चुका है। मुख्तलिफ ऐसी जगह हैं जहां पर एहतजाज हुआ, बिजली के बिलों को जला दिया गया। इस वक्त मुल्क के अंदर बिजली हो, गैस हो, पेट्रोल हो, इसकी कीमत जो है वो निहायत ऊपर चली गई है। अवाम का पारा भी चढ़ा हुआ है। सवाल यहां पर यह है कि इस पारे को नीचे लाने के लिए अवाम को क्या हुकूमत की तरफ से कोई लॉलीपॉप दिया जाएगा, इसके ऊपर मैं तफसील से बात करूंगी। इसके अलावा यह भी बात करेंगे कि मखसूस नशिस्तें, सवाल यह है कि किस सियासी जमात की झोली में डाली जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जजिस के निहायत चुभते हुए सवालात और इलेक्शन कमीशन के वकील के जवाबात की एक मुकम्मल डिटेल हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आंखों देखा अहवाल भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। और इसके अलावा अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के जवाब में पाकिस्तान के अंदर असेंबली ने भी एक करारदाद मंजूर कर ली। मगर सवाल यह है कि क्या बात यहीं पर खत्म हो गई या इस इश्क के इम्तिहान अभी और भी बाकी हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, भयानक दिन है, मैं तो इसको भयानक ही मानूंगी क्योंकि आज सुबह के आगाज से ऑनवर्ड आज लाइव प्रोग्राम करने तक जो कुछ मैंने देखा, मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज है, पेट्रोल बढ़ गया है, बिजली ऊपर चली गई, गैस ऊपर चली गई, बजट नाफिजुल अमल हो गया, टैक्सेस की भरमार हो गई। एक आम आदमी कैसे जिएगा? एक लार्जर पिक्चर जरा मुझे बताया। ये लार्जर पिक्चर बड़ी ज़रूरी होती है कि इस वक्त बुनियादी बात यह है कि ये जो 100 दिन की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल हुकूमत नंगियों के सामने आ गई है। बिल्कुल कि इस वक्त जो क्राइसिस है वो मल्टीपल क्राइसिस है कि एक परफेक्ट स्टॉर्म जो है ना ये इकट्ठा हो रहा है चारों तरफ से चीज़ें, कि एक मईशत का बहरान है बहुत संगीन किस्म का, एक आपका सियासी यहाँ पे सड़कों में जिस तरह आप बता रही हैं कि लोग आ रही हैं और ये बढ़ने जा रहा है, फिर यहाँ सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा एक क्राइसिस चल रहा है, उसके बाद आपके अदालती बड़े मिक्स्ड सिग्नल्स आ रहे हैं, और फिर फाइनली अब ये फॉरेन पॉलिसी का अमेरिका के हवाले से जो करारदाद का जवाबी करारदाद जो है ना यहाँ कोल्ड वार अपनी शुरू कर ली है। ये सुपर पावर की तरह बिहेव कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। मगर पहले सबसे कि मईशत के हवाले से कि कोई उम्मीद होती है ना कि जब बजट के बाद वो उम्मीद ख़त्म हो गई है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज जिस तरह आपने जिक्र किया है कि पेट्रोल का ये 7 रुपये 45 पैसे पर लीटर हो गया और बिजली बताई जा रही है कि मज़ीद जो है पहले ही खौफनाक हो गई है। इसमें तजवीज़ दी जा रही है कि 3 रुपये 41 पैसे पर यूनिट जो है ना मज़ीद बढ़ा दी जाए। अब सूरत हाल ये है कि आज पूरे पाकिस्तान में हर जगह ये जो आप दिखा रहे हैं विजुअल जो है, कराची में उन्होंने हमला किया है दफातर के ऊपर, डीजी खान में ऊपर जो है हमला किया है कि लोग अब बिल्कुल तंग आ गए हैं सड़कों पे कि इस वक्त बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, लंबी चौड़ी 10-10 घंटे से 18-18 घंटे तक चल रही है किस जगहों पे, और बिल जो हैं वो डबल हो गए हैं। और असल क़यामत आएगी ये जुलाई में कि ये जून के महीने का जो बिल है जिसमें असल बढ़ावा किया गया है और गर्मियों में ज़ाहिर है बिजली ज़्यादा भी इस्तेमाल होती है, तो जुलाई में जो होगा तो ये अभी क्राइसिस शुरू हुआ है तो ये सड़कों के लोग निकल आए हैं, ये मज़ीद बढ़ेगा। दूसरा, इसी जो सड़कों पे जो लोग निकल रहे हैं इसके साथ सियासी जमातें भी इकट्ठी हो गई, उनको एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, लोग पहले ही मिले में हैं, उनको सिर्फ अब उसका ट्रिगर करना है कि साथ में ही पीटीआई का वो उन्होंने ऐलान कर दिया है गलबन 6 जुलाई को वो जुलूस निकाल रहे हैं, 11 को जमात इस्लामी निकाल रही है, जेयूआई ने भी आज धमकी दे दिया कि हम भी तहरीक शुरू कर रहे हैं। तो ये सारे सूबों के अंदर सारी अपोजिशन पार्टियां जो हैं अपने अपने तहीं जो है वो सड़कों पे निकल रही हैं, तो एक सियासी बहरान भी ये बनने जा रहा है। साथ में आपका बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी का मसला चल रहा है कि सिक्योरिटी के पिछले 8-10 माह में हमलों के अंदर एक तवत्तर के साथ बड़ा खौफनाक इजाफा हो गया है, और यहाँ पे अज़्म इस्तेहकाम की तहरीक शुरू करने से पहले इस बुरे तरीके से उसको लॉन्च किया गया कि वो एक नॉन स्टार्टर बन गई है, और वो प्रॉब्लम आ गई है कि यहाँ पे जिन सूबों में ख़ास तौर पे पंजाब और केपी में करना था, वहाँ पे तमाम जो पार्टीज़ हैं केपी
असेंबली में पर्टिकुलरली जो मेजर 2-3 पार्टी से सब ने इनकार कर दिया कि जनाब हमें ये कबूल नहीं है, और उसके खिलाफ वहाँ पे जुलूस निकलने हैं, राजमिक में भी निकल रहे हैं, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में खासतौर पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वहीं पे ही लोगों को उसकी इतनी बुरे तरीके से लॉन्चिंग की गई है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा। और यहाँ पे इस वक्त यह है कि गवर्नमेंट वर्सेस अपोजिशन उस पर आ गया है, निफाक आ गया ना, वफाक वर्सेस सूबा चल गया है कि वफाक ये चाह रहा है करना और सूबा मान नहीं रहा, वो हाशिए लग गए ना, सिक्योरिटी का एक इशू आ गया। उसके बाद अदालतों के ये फैसले चल रहे हैं जो कि गेम चेंजर हो सकते हैं। अगर ये महसूस नशिस्तों वाला फैसला या बाकी चीज़ें फॉर्म 47 के जो बयानात और ऑब्जर्वेशन जो लाहौर हाई कोर्ट से आ रही हैं कि जनाब ये जिस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है उसके खिलाफ अदालतें जो है ना खड़ी हो गई हैं, तो वो एक मसला है। फाइनली जो है फॉरेन पॉलिसी का जो है इन्होंने क्राइसिस बना दिया है कि अमेरिका की तरफ से पहली दफ़ा इतनी ह्यूज मैसिव किस्म की तादाद के अंदर कांग्रेस की तरफ से करारदाई आज जो है हमारे यहाँ जो है नेशनल असम्बली में उसका टिट फॉर टैट कर दिया, और वो कह रहे हैं हमने मुकाबले में कांग्रेस के मुकाबले में हमारी नेशनल असम्बली ने वो कर दिया, उन्होंने भी करारदाद आज पास कर दिया। अब उसके अंदर क्वेश्चन ये है कि उसका जो मतन है कि उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यानी पहले यहाँ पे ये इशू था कि जब ये साइफर वाला इशू था उस वक्त ये जब कहा जा रहा था कि जनाब ये मुदाखलत हुई है और यही गवर्नमेंट जो है यही रूलिंग पार्टी जो अब वो कह रहे हैं कि ये जो करारदाद है ये कांग्रेशनल है, वो सरकार की तरफ से एग्जेक्टिव तरफ से ये वाला वो इशू था, ये कांग्रेस की तरफ से जो है ये करारदाद आई है और वो कह रहे हैं कि ये मुदाखलत है। मुझे एक मिसाल याद आ रही है आपकी गुफ्तगू सुनते हैं आमिर साहब, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, इस मौजूदा गवर्नमेंट के अंदर हमें ये सूरत हाल नजर आ रही है। वहां से शाबाशी आ जाती है तो बल्ले बल्ले यहाँ पे हो जाती है, वहां से मामला उठाया जाता है तो यहाँ पे कहते हैं ना 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 ना, ना ऐसा नहीं होगा, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। नहीं, इसके रिपरकशंस हैं। पहली 2-3 बातें कि ये एक मुख्तलिफ क्यों है कि इनका जो रिएक्शन एक बड़ा नीजक किस्म का आया हुआ है, तो वो इसलिए नहीं बनता कि ये इसको संजीदगी इतना आसान काम नहीं था। मुझे वहाँ 5-7 साल मौका मिला है अमेरिका में, मैं ये कांग्रेस को भी कवर करता रहा हूँ, स्टेट डिपार्टमेंट भी करता रहा हूँ, कभी भी इतनी ओवरवेलमिंगली मेजॉरिटी के साथ कभी भी करारदाद नहीं आती। करारदाद आती है 2-4 लोग कर देते हैं बस, वो है। ये 85% ऑफ द हाउस कांग्रेस के 85 लोगों के 98% लोगों ने जो मौजूद थे उनके 98% लोगों ने इसका किया है, जिसका मतलब है कि एक बाई पार्टीजन जिसे कहते हैं कि तमाम पार्टीज की तरफ से वहाँ पे सब में यकजहती पाई जाती है कि जनाब ये पाकिस्तान में इलेक्शन का इशू किया जाए। और ये पहली दफ़ा नहीं किया, इसमें ये इन्होंने जो रिएक्ट कर रहे हैं इस तरह ये पहली दफ़ा किया है। पहले ही स्टेट डिपार्टमेंट का ये मौक़िफ़ आया हुआ है इलेक्शन 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर, बरतानिया की तरफ से, EU की तरफ से जो उनकी मॉनिटरिंग के यहाँ टीमें आई थी और अमेरिका की तरफ से जो आई थी, तमाम के अंदर ये सवाल थे कि जनाब ये इसके अंदर ठीक नहीं हुआ। तो इसके अंदर तो सिर्फ उन्होंने मोर ओवर किया है कि उसी अपने ख्यालात को, मगर यहाँ फ़र्क ये है कि अब ये कांग्रेस की तरफ से आया है और ये एक बड़ा संजीदा मामला हो सकता है, क्योंकि इसको एज अ फॉलो अप, क्योंकि वहाँ इलेक्शन वो है और उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब 85% ऑफ कांग्रेस की तरफ से एक बाई पार्टीजन किस्म की करारदाद आती है तो इसके ऊपर फॉलो अप भी हो सकता है। फॉलो अप अब ये देखना होगा कि क्या कोई पाकिस्तान के ऊपर मजीद सेंक्शंस आएंगे, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, मईशत की जो सूरत हाल है कि आज ख्वाजा आसिफ साहब तो समझ नहीं आती कि एक तरह से वो क्रेडिट लेते फिर रहे हैं कि जनाब देखें हमने ये बजट पास करवा लिया और IMF से हमें बड़ी उम्मीद है कि हमें डील मिल जाएगी। ख्वाजा आसिफ साहब IMF को कर रहे थे कि जनाब ये जब तक IMF ने हमारे गले के ऊपर अंगूठा रख के ये किया हुआ है और IMF के खिलाफ वो कर वो या क्रेडिट ले लें या डिस्क्रेडिट ले लें। मैं आपको माजरत का कतल कलामी की माजरत में आपको रोक रही हूँ क्योंकि अमेरिका के हवाले से हम बात कर रहे हैं। इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अतालीक हैं, डॉक्टर अवैस सलीम साहब, उन्होंने अमेरिका से हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक सो मच सर आपके कीमती वक्त के लिए। मेरा ख्याल है अमेरिका के मामलात के ऊपर जरा अवैस सलीम साहब के साथ तफसील से गुफ्तगू करें। जी अवैस डॉक्टर साहब, क्योंकि यहाँ भी जर्नलिज्म बेताशा करते रहे, वहाँ भी अभी पढ़ाते भी हैं और जर्नलिस्ट ज़ाहिर है वंस जर्नलिस्ट ऑलवेज अ जर्नलिस्ट। तो डॉक्टर साहब से मैं चाह रहा था कि डॉक्टर साहब यहाँ पे जो है इस करारदाद के हवाले से मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। आज यहाँ से कौमी असम्बली से करारदाद उसको टिट फॉर टैट किया गया है। ये कितना एक संजीदा मामला है ये करारदाद का वहाँ से आना, और इसका कोई मजीद इसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं।
जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का मुझे लेने के लिए। देखिए, जैसे आप पहले भी बात कर रहे थे, जो तमहीदा आप बांध रहे थे, पहली बात तो ये है कि अमेरिका की हमेशा पाकिस्तान पर नजर रहती है, एंगेजमेंट किसी न किसी लेवल पर रहती है, और हर साल एक कंट्री रिपोर्ट जो है जिन मुल्कों के साथ अमेरिका के ताल्लुकात हैं वो कांग्रेस में पेश होती है। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उन्हें उसको रेटिफाई करना पड़ता है, अपनी उसमें सिफारिशात मुरतब करनी पड़ती हैं कि वहां पर क्या सूरत हाल है। जो 2022 की रिपोर्ट थी, 2023 की तो अभी आई नहीं है, उसमें भी पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक की सिचुएशन है, जो इस वक्त हम देख रहे हैं पिछले 2 साल से, खास तौर पर पीटीआई को टारगेट किया जा रहा है, उसके हवाले से सवाल उठाए गए थे। फिर आप अगर मतन पढ़े इस रेजोल्यूशन का भी, तो इसमें एक पूरी क्रोनोलॉजी है, बल्कि 48 से शुरू किया हुआ है उन्होंने कि पाकिस्तान किस तरह से किन किन चार्टर्स का सिग्नेटरी है और उसकी पाबंदी करना लाजमी है, और फिर फोकस किया गया है पिछले 2 सालों पर। और उसमें जो पाकिस्तान का अपना ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसका भी हवाला दिया गया है कि उनकी रिपोर्ट्स में भी बार बार ये आया है कि जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, खासतौर पर इलेक्शन के हवाले से जो है वो सवाल उठाए गए हैं। अब जो 5 नुकात उस रेजोल्यूशन के हैं, खास तौर पर क्योंकि पहले 3 पेजेस तो वो जैसे मैंने कहा क्रोनोलॉजी है, उन 5 नुकात में से पहले 4 जो पॉइंट हैं वो तो है कि जी जो हमें आम तौर पर भी अमेरिकी हुकूमत से जब भी बात होती है, ब्रीफिंग्स में उनसे सवाल होते हैं, वो देखने को मिलते हैं कि हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करते हैं, चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। लेकिन आखिरी नुक्ता जो खास तौर पर है, जिसमें ये डिमांड की गई है कि पाकिस्तान जो है वो इसकी आज़ादाना तहकीकात करे कि इन जो इलेक्शंस हैं 2024 फरवरी के, उसमें क्या मामलात हुए हैं और उनको जो है वो सामने लेकर आए। फिर दूसरा नुक्ता जो है उसमें अमेरिका के सदर और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनसे मुतालबा किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर इस हवाले से इकदाम उठाएं। तो आपने सही कहा अपनी पहली गुफ्तगू में कि अगर ये कोई 2-4 कांग्रेसमैन होते, इसकी ज़ाहिर रेजोल्यूशन की हैसियत रिकमेंडेटरी होती है, तो शायद इसको नजरअंदाज करना आसान होता। इस वक्त जब अमेरिका के अंदर इलेक्शन हो रहा है, ये तमाम जो कांग्रेसमैन हैं इनको पता है कि नवंबर में हमने सिर्फ सदारती इलेक्शन नहीं लड़ना, बल्कि हमारे पास कांग्रेस और सेनेट का टिकट भी होगा, और हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जो डिमांड है उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तानी डायस्पोरा की बहुत बड़ी तादाद है, बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं वो, तो ये बात यहां रुकेगी नहीं, वो इसको फॉलो अप करते रहेंगे कहीं ना कहीं। और ये जो मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो करारदाद है ये भी कोई स्पर ऑफ द मोमेंट नहीं आ गई। आपको याद होगा कि मार्च में एक कांग्रेशनल हियरिंग हुई थी जिसमें डोनाल्ड लू को बुलाया गया था, उसके अंदर भी ये डिमांड की गई थी कि अमेरिकी सफीर जो हैं वो जाएं और जो है वहां पर इमरान खान साहब से मुलाकात करें और इंश्योर करें उनकी सेफ्टी। ये तकरीबन 1 साल का प्रोसेस हुआ है जिससे चीजें चलते चलते यहां तक पहुंची हैं, और आपने ठीक कहा कि ये फॉलो अप होता रहेगा इसका। जी, मैं फॉलोअप का तरफ ही आना चाह रहा था कि इसमें यहाँ लोगों को समझाने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि आप अमेरिका में बड़े अरसे से पढ़ा भी रहे हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, तो आप ज़रा समझाएं कि इसके पीछे ऑफ कोर्स एफर्ट होता है, और पीटीआई वहाँ पे बड़ी, कोई किसी को हैरानी नहीं, जो है बड़ी एक्टिव थी, तो और इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है वहाँ पे कि आप जब ये एफर्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर किया जाता है, तो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के कांग्रेसमैन है, तो ये उस कितना उस उनकी इस काविश का नतीजा है, और कितना ये अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट में ये फीलिंग भी है कि ये वाकई जो है उनके मफादात के हवाले से ये मसला है। देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो ये कि जाहिर है इसके पीछे बहुत बड़ी लॉबिंग है। वो डॉक्टर आसिफ महमूद डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए काम करते हैं कैलिफोर्निया में, कमाला हैरिस का ताल्लुक कैलिफोर्निया से है, ब्रैड शर्मन जो है वो कैलिफोर्निया से कांग्रेसमैन है, तो ये सारा कुछ वहां से ड्राइव होना शुरू हुआ और होते होते यहाँ तक पहुंचा है। फिर उनके साथ बाकी लोग जुड़ते गए जो डायस्पोरा के मुतमविल लोग हैं अपने अपने स्टेट्स में। सो एक तो ये चीज है।
वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको याद कराते रहेंगे, क्योंकि अमेरिकी कानून के तहत ये मुमकिन नहीं है कि आप अपने जो कांग्रेसमैन या सेनेटर से कोई मुतालबा करें, कोई इस किस्म की जो ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी आपके अपने मुल्क में हो रही है या अमेरिका के अंदर हो रही है, आप उनके सामने रखें तो वो उसको नजरअंदाज कर सके। उन्हें कवायद के तहत उसका बाकायदा जवाब देना होता है। अब ये क्योंकि टेकअप होके मामला कांग्रेस तक पहुंच गया है, तो अमेरिकी हुकूमत के लिए अगरचे इसकी हैसियत रिकमेंडेटरी है, लेकिन वो इसको नजरअंदाज नहीं कर पाएगी, इसलिए कि अमेरिका के अंदर सदारती निजाम है, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा दिफाई पार्टनर है, और कोई भी बिल जिसके तहत पाकिस्तान को कोई इमदाद दी जानी है, पाकिस्तान के साथ जिस तरह के मामला चल रहे हैं, IMF में अगर पाकिस्तान ने नए प्रोग्राम के लिए जाना है तो जाहिर है उनको अमेरिका की आशीर्वाद चाहिए, एक अच्छे ताल्लुकात चाहिए। और अमेरिका के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर है वो 30 सितंबर को खत्म हो जाता है, तो इस साल चीजें जो है वो तकरीबन क्लोज की तरफ जा रही हैं। मैं ये तो नहीं देखता कि फौरी तौर पर जो है इसका कोई नतीजा निकलेगा, लेकिन जब नए साल की प्लानिंग शुरू होगी और नए साल की बजट एलोकेशन शुरू होंगी और नए साल के लिए ये तमाम दिफाई और तिजारती बिल पेश किए जाएंगे कांग्रेस में, पाकिस्तान अगर इसी तरह टेट फॉर टैट करता रहा और इसको नजरअंदाज करता रहा, वैसे मैं ये वाकई ये टिट फॉर टैट जो करने जा रहे हैं, इसके हमें ये उम्मीद थी कि इसको, क्योंकि आप वहाँ बड़े सालों से हैं, मुझे भी थोड़ा सा मौका मिलना है इस तरह के मामलात में। माजी में जब इस तरह की पाकिस्तान ने बड़ी बड़ी राइटीज़ के अंदर ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा कदगनों को फेस किया गया है, न्यूक्लियर के जब हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर जो है कदगनें आती थी, तो ये सिर्फ ये करारदाद का जवाब करारदाद से दे देने ना, क्योंकि इलेक्शन के तो सवालात नहीं हैं, आज़ादी के इजहार के हवाले से जो है उस पर किसी को हैरानगी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह यहाँ इंटरनेट के बंदिशें हैं, सोशल मीडिया की बंदिशें हैं, फिर हमारे जो मीडिया के खिलाफ, प्रिंट और टेलीविजन मीडिया के खिलाफ जिस किस्म के कवानीन लाए जा रहे हैं, तो इसमें इसका बेहतर तरीके से भी जवाब दिया जा सकता था कि जनाब ये चीज़ें हैं। ये जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन का हवाला दिया हुआ है, तो ये भी कुछ अगर सॉलिड डॉक्यूमेंटेड कुछ देते तो उसका जवाब बेहतर नहीं रह जाना था। देखिए ना, दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि ये कह देना बड़ा आसान है कि जी देखें ये लॉबिंग का नतीजा है और उसके नतीजे में उन्होंने एक करारदाद पास कर दी, इसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन ये सवाल पिछले 2 साल में मुसलसल जो अमेरिकन इंडिपेंडेंट मीडिया है उसके अंदर भी उठाए जाते रहे हैं। बार बार जो है ऐसी खबरें छप रही हैं, ऐसे ओपिनियन पीसेस छप रहे हैं जिनमें पाकिस्तान में इलेक्शन, पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय और पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की सूरत हाल है उस पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। और ये सब कुछ सिर्फ लॉबिंग का नतीजा नहीं हो सकता। जाहिर है दुनिया उसको देखती है, दुनिया उस पर सवाल उठाती है और दुनिया उन सवालों के जवाब चाहती है। आपके लिए बड़ा आसान था अगर आप वो एंगेजमेंट चाहते हैं अमेरिका के साथ और आपके ख्याल में वो आपके लिए, नई हुकूमत के लिए, अगर इसने आगे चलना है, अगर इसके मुआशी मसाइल को हल होना है, कि आप उनका, जैसे आपने कहा, मुनासिब जवाब देने की कोशिश करें। आपके जैसे तैसे भी हैं इदारे काम कर रहे हैं, जैसी तैसी भी हैं अदालतें काम कर रही हैं, आप इस केस को वहां लेकर जाएं, उनके अंदर जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उन प्रोसीडिंग्स को आप जो है वो इसके जवाब में उनके सामने रखें। और आप ये कह सकते हैं कि जी केस सब जुडिस है, मामला चल रहा है, इलेक्शन पिटिशंस जा रही हैं, मतलब इसको आप चाहे आपका इंटेंट जो भी हो, लेकिन ये जो नी जैक रिएक्शन है उसकी बजाय मुनासिब तरीका हो सकता था इसका जवाब देने का। अच्छा। लेकिन वो जब गुस्सा और अना आप पर हावी हो जाती है ना, तो फिर इन चीजों की इतनी समझ आती नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप चूंकि ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, एक खबर है जो मुसलसल इस वक्त रिपोर्ट भी हो रही है, ये इंसानी हकूक काउंसिल का एक वर्किंग ग्रुप है अक़वाम मुत्तहिदा का, उनकी तरफ से एक 17 पेजेस पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट है जो पब्लिश हुई है और मुसलसल रिपोर्ट हो रही है। उसमें वो ये कह रहे हैं कि बानी PTI की, चूंकि आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं इसलिए मैं आपके सामने ये रख रही हूँ, वो एक तो पहले हमारे सामने अमेरिका की करारदाद है जो इलेक्शंस के हवाले से है, और दूसरी ये एक रिपोर्ट है जो कह रही है कि बानी चेयरमैन की जो कैद है इस वक्त पाकिस्तान में वो गैर कानूनी है और फ़कत इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उन्हें इंतखाबात से बाहर रखना था। जो मौजूदा गवर्नमेंट का आपको रवैया नजर आया है अमरीकी करारदाद के बाद, आपको लगता है कि इस मामले के ऊपर भी वो इसी किस्म का कुछ रिएक्ट करेंगे या आपको लगता है कि नहीं थोड़ा मुख्तलिफ होगा? क्या लगता है इस हवाले से आपको?
देखिए, दो चीजें हैं। मेरा पहली बात तो ये कि हुकूमत का रवैया तो बिल्कुल ऐसा होगा, क्योंकि अमेरिका में जो कुछ होता है उसको तो शायद वो फिर थोड़ा बहुत क्रेडेंस देने को तैयार हों, थोड़ा बहुत शायद उनको परेशानी होती हो। अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से शायद वो उतने परेशान नहीं होंगे, लेकिन उनको परेशान इसलिए होना चाहिए कि कांग्रेस की रेजोल्यूशन अमेरिकी हुकूमत तक पहुंचते और बिल की शक्ल इख्तियार करते शायद जो है वो थोड़ा सा वक्त ले, शायद नई हुकूमत आने का इंतजार हो और इस दौरान में कुछ वक्त गुजर जाए। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की इस किस्म की रेजोल्यूशंस और डिमांड्स जो हैं, जो उनकी ज़ैली कमेटीज हैं, उनको यूरोपियन यूनियन खास तौर पर बहुत गौर से देखती है, उस पर एक्ट करती है। आपको याद है कि जब हमें जीएसपी प्लस का स्टेटस मिला था तो उसके हवाले से भी जो एक ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स थे उनको एड्रेस करने की कोशिश की गई थी। सो ये मामला अगर आगे बढ़ा और इसका फॉलो अप हुआ और हमने इसको नजरअंदाज किया तो मुझे ये यकीन है बड़ी हद तक कि यूरोपीय ममालिक जो हैं वो इस आग में कूद जाएंगे। जो मुतालबा अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से आ रहा है वो यूरोपीय यूनियन और दीगर यूरोपीय ममालिक की तरफ से आना शुरू हो जाएगा और ये घेरा हमारी हुकूमत के लिए तंग होता जाएगा। और वो हुकूमत जिस बुनियाद पर अभी तक खड़ी है, जिस पर उनका गुमान है कि शायद उन सहारों की वजह से हमें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो फिक्र फिर इनको करनी पड़ेगी। लास्टली डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में ये हमेशा ऐसा ये रहता है इशू कि जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर पे पीटीआई के यूरोप में या अमेरिका के अंदर जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन किया जाता है मोस्टली गवर्नमेंट के क्वार्टर्स में कि जी देखें ये पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, जिससे कि एक ये बोथ साइड से एक डिफरेंट आरा आती हैं कि अभी से ऑलरेडी ये ओपिनियन है। और अगर इस तरह की करारदाद के बाद कोई पाकिस्तान पे मज़ीद कोई अगर पाबंदियाँ आती हैं तो ये दोबारा क्वेश्चन आता है। आप वहाँ से देखते हैं, पाकिस्तान की सियासत भी समझते हैं, आपके इस पर क्या व्यू है? देखिए, दो हिस्से हैं आपके सवाल के और मैं दोनों को मुख्तसरन एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये कि अगर आप इसको स्टैंड अलोन देखें कि जी दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसका डायस्पोरा अपने मुल्क के बारे में इस तरह की करारदादें लाने की कोशिश कर रहा हो, तो ये बात अपनी जगह ठीक है। लेकिन उसके साथ ये बात भी ठीक है कि जिस किस्म के डायनामिक्स हमारे मुल्क के बन गए हैं वो उन मुल्कों के नहीं हैं। किसी मुल्क के अंदर जो इंतखाबी अमल है उस पर इस तरह असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की जा रही। वहां पे जो आज़ादी इज़हार राय है या इंसानी हकूक हैं उनकी पामाली इस तरह से नहीं हो रही जिस तरह इस वक्त हमारे यहाँ हो रही है। ये एतराज़ात हमेशा से उठाए जाते रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि 2018 के अंदर भी जो इंतखाबात हुए थे उसमें भी इसी तरह की रिपोर्टिंग हुई थी, कुछ इस तरह के एतराज़ात उठाए गए थे, एस्टैब्लिशमेंट का जो रोल है उस पर बात हुई थी। लेकिन अब चीजें जिस हद तक पहुंच गई हैं और जितनी ब्रेजन हो गई हैं, मेरा ख्याल है कि वो मामला अब बहुत ज्यादा तवज्जो तलब हो गया है। तो मैं इन तमाम लोगों को जो ये एतराज उठाते हैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि जितनी मेहनत आप इन आवाजों को दबाने पर करते हैं और आपका ये ख्याल है कि आप जो कुछ मर्जी करते रहें, कोई उस पर बात ही ना करे, उससे आधी मेहनत अगर आप उस पर कर लें कि सूरत हाल यहां तक पहुंची क्यों, तो मेरा ख्याल है कि डायस्पोरा को भी ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका वक्त देने का। तो ख़ास तौर पे जो आपका लास्ट है कि उतनी मेहनत अगर सिर्फ ये इशारे देना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। अगर हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट चाहे कि जनाब ये सिग्नल्स हैं, हमने इसको एड्रेस मामला तो करने हैं, तो वो एक मुस्बत सोच रहती है। बहुत शुक्रिया आपके हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू सो मच। डॉक्टर अवैस साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमिर साहब, अगर आपकी इजाज़त तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आके इस बात को कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिबेट यहीं से आगे बढ़ेगी और स्पेशली हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो रिजर्व सीट्स का केस है उसके हवाले से भी कुछ मुफस्सल आंखों देखा हाल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदेद कहेंगे। अब हम अदालती मामलात की तरफ चल रहे हैं, जहां पर सबसे जो अहम मामला है वो रिजर्व सीट्स के हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज बड़ी धुआंधार किस्म की ये पूरी समात हुई। इस समात के अंदर आंखों देखा अहवाल और चुपते हुए सवालात, इलेक्शन कमीशन के वकील के जवाबात, इसके ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू करने जा रहे हैं। हमारे जो स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है साकिब बशीर, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया साकिब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। अब आते हैं जरा सुप्रीम कोर्ट। जी, मैं साकिब आपसे बिल्कुल शुरू करूँ
करूंगा क्योंकि वीकेंड के ऊपर जो है जस्टिस अतर मिनल्ला का जो इजाफी नोट आया है वो हमारा क्योंकि प्रोग्राम नहीं था तो उससे कि उसके ये जो मुकदमा तो चल ही रहा है मगर ये ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग्स जो है ये इजाफी नोट आ गया है, उसके अब क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या असरात पड़ेंगे। ख़ास तौर पे उन्होंने जो ये उनका ऑब्जर्वेशन है कि मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला अकेले में महज तकनीकी नुक्ते निकाल कर नहीं किया जा सकता, मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला 8 फरवरी के तमाम इंतखाबात के तनाजुर में किया जा सकता है। जी ये जो नोट है, नोट वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, उसके जो अहम नुकात हैं, एक उसमें नुक्ता आखिर में बिल्कुल जो राय दी है जस्टिस अतर मिनल्ला ने वो यही थी कि 8 फरवरी इलेक्शंस के हवाले से जितनी भी पिटीशंस पेंडिंग हैं उन पिटीशंस को इस मखसूस नशिस्तों के केसेस के साथ सुना जाए। और उन्होंने उन सर्कमस्टांसेस का भी जिक्र किया जो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने आए हैं। और वहां पे जस्टिस अतर मिनल्ला ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा कराए गए रिकॉर्ड में इलेक्शन कमीशन ने माना है कि वो जो तशरीह उन्होंने की, वो जो इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड पे रखी वो दुरुस्त नहीं है। और जो बेंच के को मेंबरान है वो ये समझते हैं कि जो तशरीह इलेक्शन कमीशन ने की आजाद डिक्लेयर करने के हवाले से और पार्टी को जो है वो गैर फाल करने के हवाले से वो दुरुस्त नहीं थी। तो उन्होंने ये राय दी थी कि उनकी राय के मुताबिक उन तमाम केसेस को इकट्ठा सुना जाए क्योंकि इनको अलग करके नहीं सुन सकते और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो साफ और शफाफ इलेक्शंस कराए और किसी भी पार्टी को ये जो है वो शिकायत नहीं होनी चाहिए कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। तो लेकिन इस नोट का जो असर, जहां तक आपने बात की, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा है उनकी जानिब से जब जस्टिस अतर मिनल्ला ने ड्यूरिंग प्रोसीडिंग भी ये बात की थी जो उन्होंने नोट में भी लिखी है कि 8 फरवरी इलेक्शन से पहले इलेक्शन डे और इलेक्शन के बाद जो शिकायत इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुई हैं उन शिकायत की तफसीलात दी जाएं। तो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग भी जब ये बात उन्होंने की थी तो उन्होंने जब वकील थे इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने कहा कि अगर तहरीरी ऑर्डर में ये बात आ गई तो मैं तफसीलात जमा करा दूंगा। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उन्होंने कहा था कि हमारे सामने ये केस नहीं है और वो इररेलेवेंट है और हमारे सामने सिर्फ जो अपील है हम उस हद तक रहेंगे। आज फिर हमने देखा कि यही सूरत हाल थी कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये तो आप ये कह रहे हैं साकिब, आप ये कह रहे हैं, मैं जो अखज़ कर रहा हूं कि ये 2 यहाँ पे नजर आए ट्रेंड्स। एक था चीफ जस्टिस साहब इसको सिर्फ इस नुक्ते तक, तकनीकी नुक्ते तक इसको मरकूज रखना चाह रहे थे, मगर बेंच के कुछ हजरात कह रहे थे जिसे वो कहते हैं फुल जस्टिस या सब्सटैंटिव जर्नलिस्ट कि इसका फैलाव किया जाए, 8 फरवरी के जो बाकी क्वेश्चंस हैं, सवालात हैं, उसको भी तनाज़ुर को मद्दे। तो इस इजाफी नोट के बाद उस तरफ ज़्यादा आप समझते हैं तक़वियत मिल गई है उस नुक्ते को? बिल्कुल तकवीयत की हद तक वो ठीक है, लेकिन आज की जो प्रोसीडिंग थी उसमें नहीं, इलेक्शन कमीशन के लिए अब बाइंडिंग हो गया है कि ये चीजें जमा करवाएंगे, उनको करवानी पड़ेंगी जो अभी तक वो डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं दे रहे। साथ में गौर खान ने भी ये इल्जाम लगा दिया है कि इन्होंने काफी सारी चीजें गलत पेश की हैं या सही नहीं पूरी पेश की, पूरी तरीके से नहीं गई। जी जी बिल्कुल। उसमें जो आज जो बात हुई थी वहां इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि मुझे मालूम नहीं है, मैं मालूम करके पता करूंगा। इस पर जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा थे जो बेंच को हेड कर रहे हैं, उनकी जानिब से भी कोई ऐसा रिमार्क्स, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आई जिससे ऐसे लगता कि जो उनके बेंच में बैठे एक मेंबर ने जो तफसीलात मांगी हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि मैंने अपनी समझ के लिए ये चीजें मंगवाई थी, तो इलेक्शन कमीशन ने जमा नहीं करवाई, इवन कहा कि मुझे तो मालूम नहीं। तो ये एक सिनेरियो बड़ा अजीब सा जो है वो बन रहा है। लेकिन दूसरी जानिब जो बैरिस्टर गोहर हैं, उन्होंने वो जो नॉमिनेशन फॉर्म्स है उनके हवाले से एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि बहुत सारे ऐसे नॉमिनेशन फॉर्म जमा हुए हैं जहां पे पीटीआई के एफिलिएशन के जो सर्टिफिकेट्स थे उन फॉर्म्स में मौजूद नहीं है, कहीं नील लिखा हुआ है, कहीं इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है। तो ये कंफ्यूजन है। लेकिन बैरिस्टर गोहर ने जो बात की वो टोटल डिफरेंट थी। ये सारी कंफ्यूजन वाली बात इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि हमने
दो दो तीन तीन जो है वो नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवाए हुए थे, और उन्होंने कहा कि मैंने अपना फॉर्म एक आजाद और एक पीटीआई के साथ एफिलिएट करके सर्टिफिकेट के साथ जमा करवाया हुआ था। इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त मालूमात सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी, और उन्होंने कहा है कि हम इस हवाले से दुरुस्त मालूमात सुप्रीम कोर्ट के सामने लेकर आएंगे, और ऐसे लग रहा है कि कल की जो समाअत है वो बहुत अहम है। अब पीटीआई अपना वर्जन देगी इस सारे मामले में, लेकिन एक चीज आज भी तय नहीं हुई, बल्कि डिस्कस नहीं हुई, बल्कि मैं ये कहूंगा कि पीटीआई के जो बैरिस्टर गोहर थे या वकला थे उनकी जानिब से कहीं भी नहीं गई। अमूमी तौर पर ऐसे होता है कि नई कोई दरखास्त दायर की गई हो तो वो बेंच को रिक्वेस्ट कर दी जाती है कि हमारी जानिब से एक दरखास्त दायर की गई है या दो दरखास्तें दायर की गई हैं, उनको भी कंसिडर कर लिया जाए, तो फिर बेंच अपना रद्द अमल देता है कंसिडर करने या ना करने के हवाले से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा गया। ये हैरान कौन था कि पीटीआई के वकला ने ऐसी बात की नहीं है, और कल ऐसे लग रहा है कि कल आखिरी दिन हो सकता है कि जो है वो आर्गूमेंट जो है वो कंक्लूड हो जाए। अगरचे 1:30 बजे तक कल हेयरिंग होनी है, 11:30 से 1:30 बजे तक, और जो कल क्योंकि इजलास है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती के हवाले से 2 बजे, तो 2 घंटे में वैसे लगता नहीं है कि कंक्लूड हो सके। लेकिन पीटीआई की दोनों दरखास्तें क्या फिक्स होंगी या नहीं होंगी, अभी उसका भी एक कंफ्यूजन बरकरार है कि वो मामला कहां पे जाएगा। तो ये आप कह रहे हैं कि जो जस्टिस अतर मिनरल से कहा है कि बाकी जो पुरानी पेंडिंग 8 फरवरी के से हैं इसके साथ जोड़ी जाएं, सो ये भी देखना होगा कि अदालत इसके ऊपर क्या फैसला करती है ये। और आप कह रहे हैं कि कल ये इस बात का इम्कान हो सकता है कि ये मसला ख़त्म होके ये फैसला आ जाए, ये कह रहे हैं आप? नहीं, कल का वैसे तो उन्होंने कहा है कि कल हम कंक्लूड कर लेंगे, लेकिन 11:30 बजे कल समाअत शुरू होनी है और 1:30 बजे तक समाअत होनी है, क्योंकि 2 बजे इजलास है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती के हवाले से। तो जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने कहा था आज कि मुझे 1 घंटा चाहिए था या थोड़ा सा 1 घंटे से जायद का टाइम, तो इसका मतलब यह हुआ कि अटॉर्नी जनरल कम से कम 1.5 घंटा ले सकते हैं। और जो रिबटल है वो अभी फैसल सिद्दीकी ने देना है, सलमान अकरम राजा ने देना है, बैरिस्टर गोहर ने कोई तफसीलात देनी है, और ये तो वो है जो केस एक स्मूथली चल रहा है। और अगर बेंच उस तरफ जाता है कि पीटीआई को फरीक बनाना है या उनकी रिव्यू को भी इसी के साथ सुनना है, तो फिर एक टोटल डिफरेंट सिनेरियो हो जाएगा। फिर तो किसी सूरत भी कल केस जो है वो कंक्लूड नहीं हो सकेगा। तो इसका ये मतलब भी लिया जा सकता है कि हो सकता है इस इशू के ऊपर फैसला आ जाए, मगर नेक्स्ट जो है इसके अंदर उसकी डायरेक्शन आ जाए कि बाकी जो पेंडिंग केसेस हैं उसका क्या करना है, क्या टाइम फ्रेम आएगा या क्या उसको जल्दी टेकअप किया जाएगा या नहीं, ये भी हो सकता है। दूसरा जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अभी तक नज़र आया कि ऑलमोस्ट एक किस्म का बेंच के अंदर कंसेंसस नज़र आया कि ये इस ऑब्जर्वेशन पे इवन इलेक्शन कमीशन भी मान गई है कि जो फैसला जहाँ बल्ले के निशान के छीनने का उसकी मिस इंटरप्रिटेशन, उसकी तशरीह गलत की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। मगर आज एक गौहर खान की तरफ से एक ऑब्जर्वेशन आई कि इस फैसले के आने से पहले भी इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला इंडिपेंडेंट और उसका 1-2 दरखास्तों के अंदर दे चुके थे। ये एक नया पटारी नहीं खुल जाती? बिल्कुल, वो तो अगर खोलने पे आए सुप्रीम कोर्ट तो ये तो एक बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स है। अगर ना खोलने पे आए तो जिस तरह चीफ जस्टिस काजी फाइसा उनकी जानिब से रिमार्क्स आ रहे हैं कि हम आइन पे रहेंगे और आइन बड़ा वाजे है इस हवाले से, तो फिर तो महदूद रहेगा मामला। लेकिन जिस तरह बाकी बेंच के मेंबरान सोच रहे हैं, उनकी ऑब्जर्वेशंस भी आ रही हैं, रिमार्क्स भी आ रहे हैं, और डेफिनेटली ये मामला लिंक्ड है। और खास तौर पर जब बेंच की अक्सर मेंबरान ये समझते हैं कि 13 जनवरी बल्ले के निशान केस का फैसला दुरुस्त नहीं, तशरीह दुरुस्त नहीं की इलेक्शन कमीशन ने, तो फिर तो डेफिनेटली उस तरफ जाना पड़ेगा। फिर एक और बात जो है वो आज नई सामने आई है, जो पहले जो है वो जो खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने जमा तो करवाई थी, लेकिन आज उस पर खुल के बात हुई। 2019 में यही इलेक्शन कमीशन है, खैबर पख्तूनख्वा में बाप पार्टी ने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, कोई नशिस्तों की जो है वो तफसील जमा नहीं करवाई, लिस्ट जमा नहीं करवाई थी, लेकिन जो नशिस्तें देने के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अप्रैल के बाद अगस्त में दोबारा शेड्यूल जारी किया, और उस शेड्यूल के मुताबिक 2 नशिस्तें जो है वो बाप को खैबर पख्तूनख्वा से दी गई।
आज जो सिनेरियो सामने आया है, इलेक्शन कमीशन उस फैसले को ऑन नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि वो फैसला दुरुस्त नहीं था, अब जो हमने किया है ये दुरुस्त है, और साथ ये कह रहा है कि वो स्पीकिंग ऑर्डर उसका नहीं था, वो एक नोटिफिकेशन था, और अब की बार पूरे इलेक्शन कमीशन ने सुनकर फैसला किया है। तो जस्टिस आयशा मलिक का सिंपल क्वेश्चन था, 2019 में किया जाना वाला फैसला आप कह रहे हैं दुरुस्त नहीं है, 2024 वाला आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? बल्कि एक लम्हे पे इलेक्शन कमीशन के वकील ये तक कह गए कि वो पिछले इलेक्शन कमीशन का किया हुआ फैसला था। तो इस पे भी बेंच जो है वो हैरान हुआ कि पिछला इलेक्शन कमीशन और अगला इलेक्शन कमीशन और आज का इलेक्शन कमीशन क्या चीज है। जी, ये साकिब दो किस्म के इस वक्त ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं कि एक नज़र आ रहा है जिसमें पीटीआई के हक में फैसले जो हैं ख़ास तौर पे हायर जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स के अंदर, वो वहाँ पे उनके हक में जो है ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, मगर एट द सेम टाइम लोअर जुडिशरी के अंदर जो है एक किस्म के काफ़ी केसेस में पहिए लग गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो अभी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जो है ये संगजानी वाले जो I-9 में मुकदमात दर्ज थे 8 जुलाई को रोज़ाना की बुनियाद पे वो करना शुरू कर दिया है। तो जो बाकी केसेस थे जिनके समझा जा रहा था कि सिर्फ एक ये इद्दत वाला केस रह गया है, बाकी सबसे वो क्लियरेंस आ गई है, तो लगता है कि वो दोबारा जब तक उसका फैसला अगर आने से जो है कुछ और केसेस में भी पहिए लगते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, वो पहिए तो हम काफी टाइम से देख रहे हैं कि हर थोड़े बाद अरसे बाद जो है वो पहिए लग जाते हैं, और अब भी डेफिनेटली वो केस जो है वो कहा जा रहा है कि 8 जुलाई से ऑनवर्ड डे टू डे उसकी हियरिंग होगी। अगरचे उस केस में इतने ज्यादा वो मजबूत केस नहीं है, उसमें अल्टीमेटली जो इमरान खान साहब है उनकी या बाकी उनकी लीडरशिप है, उन्होंने पेश होना है, आर्गू होना है, उनकी जमानत होने के इम्कानात बहुत वाजे हैं कि उनकी ऐसा नहीं हो सकता कि जमानत खारिज हो। लेकिन जो केसेस इस वक्त हैं, अगर उसका थोड़ा सा अहाता और एक नुक्ता जो है वो आपके सामने मैं रखूं, तो पीटीआई बतौर जमात या उनकी लीगल टीम इस हवाले से मेरा ख्याल है बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। अगरचे दूसरी तरफ से काफी इम्कानात है मुख्तलिफ केसेस में गिरफ्तारी के, अगर जो है वो 10 जुलाई तक जो है वो फैसला होता है इमरान खान साहब के हक में, क्योंकि कल इद्दत केस में अब बाकायदा तौर पर अपील पर समाअत होने जा रही है। कल सुबह एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका जो है वो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के जो है खिलाफ जो उनकी जो अपीलें हैं, उन अपीलों पर कल से जो है वो समाअत शुरू करेंगे और 10 जुलाई तक उन्होंने उसका फैसला करना है। अब मामला यह है कि 10 जुलाई तक अगर रिलीफ मिल जाता है इमरान खान साहब को, तो ये सबको पता है कि नैब का केस भी है, FIA का केस भी है, पंजाब हुकूमत का केस भी है, और 9 मई के कोई दूसरे केसेस में जहां पे वो नामजद नहीं है वो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन पीटीआई की लीगल टीम की जानिब से अभी तक ना तो नैब के केस में कोई ऐसी अर्ली हियरिंग की दरखास्त दी गई है, ना FIA की जानिब से जो केस है उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें कोई ऐसी दरखास्त दी गई है कि इमरान खान साहब की हद तक कार्रवाई रोकी जाए, या अभी तक जो है वो उनकी इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं है कि उसमें मुकदमा बने, या पंजाब हुकूमत वाला जो है मामला लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा है, या 9 मई के ऐसे केसेस जहां पे वो नामजद नहीं है पहले से, तो उनके हवाले से कि तफसीलात मांगना कि किन किन केसेस में उनकी गिरफ्तारी रिक्वायर्ड है। लाहौर हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऐसी पिटीशनें फाइल होती, ऐसा जो है वो कुछ हमें नजर नहीं आ रहा। तो इस सारे सिनेरियो का मतलब फिर ये निकलता है कि शायद पीटीआई के अंदर भी लोग कुछ ये चाह रहे हैं कि खान साहब जो है वो ज्यादा से ज्यादा अरसा जो है वो जेल में ही गुजारे। सही है। अगर आपकी इजाजत तो आमिर साहब पूछना चाह रही हूँ, कल बड़ा इंपॉर्टेंट जिस तरह से आपने भी साके बताया, एक तो मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और दूसरा 2 जुलाई की तारीख मुकर्रर थी इद्दत केस के अंदर मरकजी अपीलों के हवाले से। तो जरा इद्दत केस की तरफ चलते हैं, वहां पे आपको क्या सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही, क्योंकि कहा जा रहा था कि 2 जुलाई कोई बड़ा दिन हो सकता है, कोई बिग डे हो सकता है पीटीआई के लिए। नहीं, कल इद्दत केस में कल अपील जो है वो अपीलों पर समाअत शुरू होगी। उसमें पहले सलमान सफदर हैं, सलमान अकरम राजा, इनके वकला जो है पीटीआई के इमरान खान साहब के, बुशरा बीबी के, पहले वो आर्गू करेंगे, फिर खावर मानिका साहब के वकील आर्गू करेंगे, और वो तवील आर्गूमेंट्स होंगे। मतलब कल ऐसा कोई फैसला आने के इम्कानात नहीं है, बल्कि ये 10 जुलाई तक ये चलेगा। 7-8 जुलाई को मुतवक्को है, 6-7-8 जुलाई, क्योंकि 3-4 दिन हो सकता है इसमें लगे आर्गूमेंट्स, क्योंकि तवील होने हैं।
और अपील में जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरखास्तें थी उनमें से 1-2 घंटे के जहां पे आर्गूमेंट्स थे, अब मेरे ख्याल 4-4, 5-5 घंटों के कम से कम आर्गूमेंट्स होंगे, 2-3 समातें होंगी और उसके बाद इस केस का जो है वो फैसला होगा। पता चलेगा कि क्योंकि अपील में इमरान खान साहब ने क्योंकि ये इस्तदा कर रखी है कि जो इद्दत केस का 3 फरवरी का फैसला है वो कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है, उसको कलअदम करार दिया जाए और उनको बरी किया जाए इस केस से। उस केस में 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जहां तक अदालत जो है उस तरफ जा सकती है। पहला बड़ा सादा और सिंपल सा पॉइंट है कि ये निकाह हुआ लाहौर में है और इसका केस जो है वो इस्लामाबाद में चलाया जा रहा है। ये एक जुरिस्डिक्शन का पॉइंट है कि ये सिविल कोर्ट जो है वो इख्तियार नहीं रखती थी कि ये केस जो है वो इस्लामाबाद में चलता, लाहौर में चलना चाहिए था। ये एक जो है वो जुरिस्डिक्शनल जो है वो एक एरर है या इसको ऑब्जेक्शन कहें जो पीटीआई के वकला की जानिब से अभी उठाया गया था और नेक्स्ट अभी अपील में भी ये मामला जो है वो सामने आएगा। जी साकिब, एक और मामला जो चल रहा है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जजेस की अपॉइंटमेंट का था और हुकूमत ने कोशिश की थी कि रिटायर्ड जजेस को लगाने की, तो लाहौर हाई कोर्ट में उसके खिलाफ जो है वो फैसला आ गया था। मगर अब एक नया उसके अंदर मोड़ आया है कि यहाँ वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस की तकर्री का कानून साजी जल्द मुकम्मल करने का फैसला कर लिया है। अगर ये यहाँ पे वफाक के अंदर उसका कानून बनाते हैं तो उसको जो लाहौर हाई कोर्ट का पहले इस सिलसिले में जो फैसला आया था उस पर क्या असर होता है और बाकी क्या असरात होंगे? यहाँ पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है उसका तो 9 जुलाई तक जो है वो स्टे है इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल्स की हद तक, लेकिन जो ऑर्डिनेंस था उस पर कोई अदालत ने स्टे नहीं दिया था, ना लाहौर हाई कोर्ट ने ऐसा कोई स्टे जो है वो दिया था। अब हुकूमत ने जो अलग से कानून साजी की है और इस हवाले से अब ये देखना होगा कि इसको क्या अलग से वो चैलेंज करेंगे या अदालतें क्या इंटरफेयर करेंगी, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो बात कर रहे हैं अल्टीमेटली निचली अदालतें भी फिर उस पर जो है वो देखती हैं कि अगर कानून साजी पार्लियामेंट ने कर ली है तो उस कानून साजी में हमें जो है वो इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो अब ये देखना है कि क्या अदालतें उस कानून साजी के हवाले से खिलाफ इंटरफेरेंस करती हैं, एक चीज, और दूसरा कि जिस दिन वो कानून बना है क्या उसका इतलाक उससे पहले भी हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त मुल्क भर में जितने भी ट्रिब्यूनल्स थे वो तो तैनात हो चुके। ट्रिब्यूनल्स कोई ऐसा ट्रिब्यूनल नहीं है कि जो अभी तैनात होना है। एक मामला है जो पंजाब का है, 8 ट्रिब्यूनल्स लाहौर हाई कोर्ट ने तैनात किए थे जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने और उस पर लार्जर बेंच बनना है। ये मखसूस नशिस्तों के केस के बाद उस केस की बारी आनी है नेक्स्ट वीक, शायद जो है वो उस केस को जो है वो केस लगे, क्योंकि उसका फेट जो डिसाइड होना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि लाहौर हाई कोर्ट ने दुरुस्त ट्रिब्यूनल तैनात किए हैं तो फिर जो कानून बना है इसका इतलाक माजी से तो नहीं हो सकेगा, जब कानून बना है उससे आगे ही इसका इतलाक होना है और वो इतलाक फिर इस हद तक रह जाएगा कि जो रिटायर्ड जो जजेस जो ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं उनके खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट आती है तो इलेक्शन कमीशन सुनकर ट्रिब्यूनल जो है वो ट्रांसफर कर सकती है, तब्दील कर सकती है। इस नए बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू आपने की, दोबारा इंशाल्लाह जरूर साकिब आपको जहमत देंगे। मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। आपके कीमती वक्त के लिए बेहद शुक्रिया आमिर साहब, थैंक यू सो मच। आपका भी मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।